everyone, welcome back to my channel. So today we are going to learn about the blood clotting or coagulation. So friends, जब हमें कहीं भी इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, ब्लड ओजेस आउट, ब्लड बाहर आता है, ब्लीडिंग होती है, तो हम देखते हैं कि थोड़ी टाइम बाद अपने आप ही उसके ऊपर एक सॉलिड, एक फर्म स्ट्रक्चर बन जाता है जहां पर हमें इंजरी हुई थी, चोट लगी थी, और वो अपने आप ही जो ब्लीडिंग होती है वो स्टॉप हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। नॉर्मल हम बोले तो खून जम जाता है उस जगह पे, जिससे जो हमारा जो लिक्विड ब्लड है वो ब्लड बाहर आना बंद हो जाता है। ओके, सो हमें इस वीडियो में इस पूरे प्रोसेस को, इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, क्या किस टाइप से कौन सा सब्सटेंस जो होता है वो खून जमा देता है इस जगह पे, क्लॉट का फॉर्मेशन कर देता है। ओके, सो फ्रेंड्स, बात करते हैं हम सबसे पहले हम डेफिनेशन देखें तो क्या होता है ब्लड क्लॉटिंग? जस्ट अ बॉडीज वे ऑफ स्टॉपिंग इंजर्ड ब्लड वेसल्स फ्रॉम ब्लीडिंग। जो इंजर्ड ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारा जो स्किन है, या कह सकते हैं हमारी जो बॉडी है, उसके ऊपर कहीं भी वुंड होता है, चोट लगती है, तो वहां पर क्या होता है, ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, तो ब्लड वेसल जो होती है वो क्या हो जाती है, क्रैक हो जाती है, जिसकी वजह से वहां से ब्लड बाहर आ जाता है। और उस ब्लीडिंग को रोकना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, खून बाहर आता जाएगा और जिससे पर्सन जो है उसकी डेथ हो जाएगी। ओके, सो इस प्रोसेस को, ब्लीडिंग को रोकने को हम क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। तो क्या होता है फ्रेंड्स, इट इज इनिशिएटेड बाय प्लेटलेट्स। तो हमने ऑलरेडी ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स में देखा था, क्या देखा था, ब्लड में क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एक तो प्लाज्मा था और दूसरे फॉर्म्ड एलिमेंट्स थे, जिसमें आरबीसीज थे, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड थर्ड थे प्लेटलेट्स। मैं उस टॉपिक में नहीं जा रही हूँ फ्रेंड्स, आप इस वीडियो के पहले उसको जरूर देखना, मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे उसकी वीडियो अपलोड कर रखी है। ओके, आप में से जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक चेक कर सकते हैं। ओके, सो प्लेटलेट्स जो होते हैं फ्रेंड्स, उनका काम क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग में। तो इनिशिएट जो होती है प्रोसेस, स्टार्ट होती है किससे, प्लेटलेट्स से। प्लेटलेट्स क्या करता है, इट इज अट्रैक्टेड बाय द, प्लेटलेट्स आर अट्रैक्टेड बाय द इंजर्ड सेल्स। अब क्या होगा कि प्लेटलेट्स जो होती है वो ब्लड क्लॉटिंग करवाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि प्लेटलेट्स को कैसे पता चलेगा कि है ना कहीं भी इंजरी हुई है, हमें वहां अपना रोल प्ले करना है। तो क्या होता है, जो इंजर्ड सेल्स होते हैं, जहां पर हमें लगी उस जगह पे, ये पार्ट है, ये हमारा स्किन है, यहाँ पर क्या हुआ, एक क्रैक हुआ, इट मींस हमें क्या हुआ, यहाँ पर वुंड हुआ। तो इस जगह पे ये क्या है, हमारे ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर क्या होगा, सेल्स और सब कुछ जा रहे हैं, प्लेटलेट्स भी जा रहे हैं। तो ये जो इंजर्ड यहाँ के जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लेटलेट्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। प्लेटलेट्स अट्रैक्ट करते हैं, जिससे क्या होंगे, प्लेटलेट्स आएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, कोएगुलेशन करेंगे, क्लम्पिंग करेंगे। क्लम्पिंग का मतलब क्या होता है, जुड़ जाना, पास पास में जो प्लेटलेट्स है वो जुड़ जाएंगे और एक क्या बनाएंगे, एक फाइन क्या बना रहे, स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो प्लेटलेट्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट होते हैं किससे, इंजर्ड सेल से, और वो गैदर, मिल करके स्टिक हो जाते हैं इस इंजर्ड सरफेस पे। इंजर्ड सरफेस जो है, जहां पर चोट लगी उस जगह पे क्या होंगे, चिपक जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्या होता है, इनका जो कांटेक्ट होता है प्लेटलेट्स का, इससे हमारा जो कोलाजन फाइबर्स कहाँ होते हैं, पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं स्किन को, पूरी बॉडी को, जितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो कोलाजन फाइबर्स के कांटेक्ट में आएंगे कौन, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स और कोलाजन फाइबर का जो कांटेक्ट होता है, दोनों मिलकर के क्या करते हैं, दो सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्या होता है, एक तो होता है हमारा सेरोटोनिन और दूसरा होता है कौन सा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये दोनों ही सब्सटेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं सेरोटोनिन का, तो सेरोटोनिन का आपने पहले भी देख रखा है, हमने बहुत सारे जब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन देख रहे थे, हम पढ़ रहे थे, तो उस टाइम पे भी हमने देखा था कि सेरोटोनिन का बहुत सारे टॉपिक्स में सेरोटोनिन के बारे में आया था। ओके, तो सेरोटोनिन का मेन फंक्शन क्या होता है, वासो कंस्ट्रिक्शन और वासो डायलेशन का काम करता है। वासो कंस्ट्रिक्शन मतलब क्या होगा, वासो वर्ड क्या है, वेसल, एंड कंस्ट्रिक्शन मींस कॉन्ट्रैक्ट होना। वासो मींस वेसल, ऑब्वियसली वही है, और डायलेशन मतलब क्या है, डायलेट होना। तो यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पर क्या होता है कि जो सेरोटोनिन होता है वो वेसल्स को कंस्ट्रिक्शन करवाता है, कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। तो इसका रीजन क्या है, लाइक यहाँ पर जहाँ पर इस जगह पे क्या हो रहा है, जो ब्लड जो वेसल्स होती है वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिससे क्या होगा, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो ब्लड लॉस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये अगर ब्लड वेसल्स जा रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, जिससे ब्लड लॉस कम हो जाता है। तो सेरोटोनिन का तो ये
नेक्स्ट जो फंक्शन होता है वो किसका होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन का। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लॉट फॉर्मेशन में। जो क्लॉट फॉर्म होगा, जितना भी स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन होता है, ये सब किसका होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन का ही क्या होता है, रोल होता है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं क्लॉट फॉर्मेशन कि अब वो जो हम कहते हैं खून जम गया, उसका स्टार्टिंग कैसे होती है, वो कैसे होता है। तो जो क्लॉट फॉर्मेशन में जो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो सबसे पहले क्या करता है फ्रेंड्स, एक एंजाइम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है और उस एंजाइम का नाम है प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो क्या करता है, उस एंजाइम का काम होता है हमारी जो बॉडी है उसमें ब्लड प्रेजेंट है, इट मींस हमारी जो ब्लड वेसल्स में हमने देखा था, जब हम ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे तो प्लाज्मा में हमने देखा था, फॉर्म एलिमेंट्स की बात नहीं कर रही हूं मैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का अलग रोल है, और प्लाज्मा में मैंने देखा था हमने कि बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, डाइजेस्टिव सब्सटेंसेस होती है, डिसॉल्व गैसेस होती है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं। आपको याद होगा 5 प्रोटीन देखे थे हमने, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोपर्टीन, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, जिसमें से प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, और बाकी के 3 जो होते हैं उनका अलग रोल होता है, वो मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, तो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन था उसने क्या किया, फॉर्मेशन करवाया किसका, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम का। अब ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम क्या करेगा, जो प्लाज्मा में जो इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन था, मतलब प्रोथ्रोम्बिन जो होता है प्रोटीन, वो इनएक्टिव फॉर्म होता है, अभी उसका कोई फंक्शन नहीं है, वो इस प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, थ्रोम्बिन में, एक्टिव फॉर्म में। जो थ्रोम्बिन जो फॉर्म है, अब ये क्या करेगी, ब्लड क्लॉटिंग में, कोएगुलेशन में हेल्प करेगी, अपना रोल प्ले करेगी। तो एक तो काम इसका क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम का, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना, और दूसरा क्या होता है, हिपेरिन पर अटैक करता है। हिपेरिन क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मैंने पॉइंट जो है वो यहाँ पर लिख रखा है, नेचुरल एंटीकोएगुलेंट। नाम से क्लियर है, जो कोएगुलेशन को रोके, उसके अगेंस्ट में एक्ट करे, उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी कोएगुलेंट बोलेंगे। तो हिपेरिन जो है वो क्या है, एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है। ओके, नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है। हिपेरिन क्या करता है फ्रेंड्स, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने से रोकता है। तो इसका रीजन क्या है, तो अब इसका रीजन देखते हैं हम कि कहीं भी जहाँ इंजरी हुई है, इंजर्ड ब्लड वेसल्स है, जहां पर जरूरी है कहां पर, क्लॉट का फॉर्मेशन, वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, हिपेरिन को क्या कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा, कौन, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। पर जहां पर कोई भी इंजरी हुई ही नहीं है, हमारी बॉडी में तो कितना सारा ब्लड है, कितनी ब्लड वेसल्स है, ब्लड कंटिन्यूअसली फ्लो करता है, तो वहां पर कभी क्यों क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसका रीजन ये है क्या, प्रेजेंस ऑफ हिपेरिन। हिपेरिन सब्सटेंस जो होता है वो क्या करता है, वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन से क्या करता है, कन्वर्ट होने में उसको रोकता है, जिससे क्या हो, क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो, किसके अंदर, विद इन अ ब्लड वेसल, किसी ब्लड वेसल के अंदर नहीं हो। क्यों, क्या होगा, अगर कहीं क्लॉट फॉर्मेशन हो क्या किसी ब्लड वेसल के अंदर, तो उस जगह पे क्या हो जाएगा, ब्लड रुक जाएगा, फ्लो का नहीं रुक जाएगा, जिससे क्या होंगे, ब्लॉकेज होंगे, ओके, हार्ट अटैक आ सकता है, ये सारी चीजें होंगी। तो हिपेरिन को इनएक्टिवेट करने का काम भी कौन करता है, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम करता है। नेक्स्ट क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन अब किस में कन्वर्ट हो गया, थ्रोम्बिन में हो गया। तो ये जो पूरी प्रोसेस है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में होती है। और ये चीज ध्यान रखना, कैल्शियम की प्रेजेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेंड्स टोटल हम आगे भी देखेंगे अभी 13 क्या होते हैं, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। ओके, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जिनका क्या होता है, जो एक तरह से इनकी प्रेजेंस में ही क्या होता है, क्लॉटिंग होती है या ब्लड कोएगुलेशन होता है, जिसमें से फैक्टर 10, जो फैक्टर 10 होता है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है हमारा स्टुअर्ट फैक्टर। सबके अलग अलग नाम होते हैं, स्टुअर्ट फैक्टर। ये जो होता है मेनली हम कह सकते हैं सारे ही, टोटल 13 फैक्टर्स हैं, सारे ही फैक्टर्स काम करेंगे क्लॉटिंग में, बट स्पेशली इस प्रोसेस के अंदर स्टुअर्ट फैक्टर, 10th फैक्टर जो होता है वो क्या करता है, वो कैल्शियम आयन की प्रेजेंस और इसमें ये दोनों ही रिएक्शन करवाता है, मतलब प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने में हेल्प करता है। ओके फ्रेंड्स, इसलिए ये जो होती है पूरी प्रोसेस वो कैल्शियम आयंस की रिक्वायरमेंट में होती है, उसकी प्रेजेंस में होती है। अब क्या होगा फ्रेंड्स, थ्रोम्बिन जो है वो क्या करेगा, थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन हो गया, अब ये एक्ट करता है एज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक का मतलब क्या हुआ, प्रोटीन का लाइसिस कर रहा है, मतलब जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, बनता है जो मॉलिक्यूल, उसको हम प्रोटीन कहेंगे। तो पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ने का काम जो करता है जो एंजाइम, उसको हम प्रोटियोलाइटिक बोलते हैं। तो थ्रोम्बिन जो होता है वो एज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम काम करता है, तो क्या करेगा वो,
जो दो पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, फाइब्रिनोजन। अभी हमने देखा था एक तो होता है प्रोथ्रोम्बिन और दूसरा होता है फाइब्रिनोजन। ये दो ही जो होते हैं, दो प्रोटीन्स होते हैं, ये क्या करेंगे, ये करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो प्रोथ्रोम्बिन का तो हमारा हो गया, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, जो दूसरा प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, उसको कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन मोनोमर में। मतलब मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट है, और जो फाइब्रिनोजन है वो क्या है, एक पॉलीमर है। ओके, तो क्या करता है, जो थ्रोम्बिन है वो इसमें, फाइब्रिनोजन जो पॉलीमर है, एक बड़ा लार्जर यूनिट है, उसके दो पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ करके उसको कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन मोनोमर में, ओके, सिंगल यूनिट में। अब क्या होता है फ्रेंड्स, मेन पार्ट आया कि जो फाइब्रिन मोनोमर्स जो होते हैं वो अब क्या होते हैं, पॉलीमराइज होते हैं। पॉलीमराइज मतलब आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके एक लॉन्ग स्टिकी फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं, इस टाइप का। इस टाइप के बहुत सारे फाइबर्स बनते हैं जिनको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये जो फाइब्रिन थ्रेड्स जो होती है एक फाइन नेटवर्क क्रिएट करती है, इस टाइप से कोई वेब लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, और ये थ्रेड्स जो होती हैं वो इस वुंड पर आकर के क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। मतलब इस ब्लड में ये सारी चीजें हो रही थी और वो यहाँ पर आकर के क्या हो जाता है, जो थ्रेड्स जो होती है वो इस वुंड पर आकर के क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। अब ये जो थ्रेड्स होंगी वो क्या करेंगे, इसके अंदर से जो रेड ब्लड सेल्स, जो भी ब्लड कॉर्पसेल्स जा रहे हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, सब प्लेटलेट्स, वो सबको, उन कॉर्पसेल्स को यहाँ पर क्या करती है, यहाँ पर ट्रैप कर लेती है, पकड़ लेती है, जो भी यहाँ से ब्लड में फ्लो हो रहे हैं। ओके, तो जिससे क्या होता है फ्रेंड्स, इन सबके बनने से एक क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है, एक सॉलिड पार्ट का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉट बोलते हैं। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, क्लॉट फॉर्मेशन बोलते हैं। क्लॉट फॉर्म हो गया, मतलब अब क्या हुआ, यहाँ से ब्लड बाहर नहीं आ पा रहा है क्योंकि इस जगह पे क्या हो रहा है, इन्होंने उसको कवर कर दिया। तो अब जो ब्लीडिंग हो रही थी वो ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ओके, तो इसको हम क्लॉट बोलेंगे। अब जब हमको कोई भी चोट आती है, जब भी चोट लगती है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो नॉर्मली 8 से 10 मिनट में, ओके, 2 to 8 मिनट्स हम कह सकते हैं, मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर जितनी भी ब्लीडिंग होती है वो बंद हो जाती है। किसकी वजह से, क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से। अगर इससे ज्यादा अगर टाइम ले रहा है फ्रेंड्स, अगर आपकी ब्लड क्लॉटिंग में टाइम लगता है, मतलब आप में किसी न किसी चीज की कमी है, विटामिन की कमी हो सकती है, जो होता है विटामिन के। विटामिन के बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इस पॉइंट को मैंने लिखा है यहाँ पर, रोल ऑफ विटामिन के इन ब्लड क्लॉटिंग। इस पॉइंट को भी मैं पहले बता रही हूँ, साथ में ही टॉपिक में जो जो बात आ रही है उसको साथ में बता रही हूँ कि विटामिन के क्यों इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन के एक्चुअल में प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसिस, प्रोथ्रोम्बिन का प्रोडक्शन या सिंथेसिस कहाँ पर होता है, लीवर में होता है। तो यहाँ पर इसके सिंथेसिस में विटामिन के जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो इसलिए अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हुई हमारी बॉडी में तो क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन रुक जाएगा, सिंथेसिस स्लो हो जाएगा। मतलब अगर आपको कहीं चोट लगती है तो जहां 2 से 5 मिनट में क्लॉट फॉर्मेशन तुरंत हो जाना चाहिए था, वो बहुत ही डिले हो जाएगा, मतलब टाइम बहुत ज्यादा लेगा। अब अगर इसकी मतलब बहुत ज्यादा ही डेफिशिएंसी हो गई है तो उससे एक क्या होती है, हीमोफीलिया। आपने नाम सुना होगा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होती है फ्रेंड्स, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन बहुत ही स्लो होता है। तो ये नहीं होगा इससे। इससे क्या होगा, विटामिन के की डेफिशिएंसी से इससे सिमिलर, मतलब इसके सिम्टम्स और जो डिसऑर्डर, जो डिजीज होगी उसके सिम्टम्स सेम हो जाएंगे। इसके सिम्टम जैसे ही क्या होगा, ब्लड जो क्लॉट होता है वो बहुत ही स्लो हो जाएगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स हमको होंगी अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी। विटामिन के सोर्सेस क्या होते हैं, तो स्पिनच होता है, पालक, पालक में बहुत ही विटामिन के प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है, तो पालक तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। देन चीज हो गया, कैबेज हो गया, ब्रोकली हो गई, इन सारे ही वेजिटेबल्स में, इन सारे ही सब्सटेंसेस में क्या होता है, विटामिन के प्रेजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट क्या हुआ कि ये सारी चीजें हो गई। अब एक और पॉइंट होता है कि जो प्लेटलेट्स होते हैं, ये प्लेटलेट्स एक और भी अपना क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। वो होता है एक्टिन और मायोसिन, जो प्रोटीन है उनको पॉलीमराइज करना। किसमें, कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस। कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आपने मसल्स के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कुछ प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन हो गया, मायोसिन हो गया, ट्रोपोनिन होता है, देन ट्रोपोमायोसिन होता है, और दूसरे भी कुछ ऐसे क्या होते हैं, माइनर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में। तो ये जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उनको मिला के हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस बोलते हैं। मतलब क्यों, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहे हैं। तो जो प्लेटलेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्टिन और मायोसिन को पॉलीमराइज करते हैं। ओके, उनको भी क्या करते हैं, लॉन्ग चेन में पॉलीमराइज करते हैं, उनको बनाते हैं, और फिर क्या करते हैं, जिससे एक क्या होता है, क्लॉट जो होता है वो सॉलिड एंड फॉर्म
फॉर्मेशन होता है, मतलब आप देखा होगा जब हमें चोट लगती है क्लॉट फॉर्मेशन हो गया। सबसे स्टार्टिंग में अगर आप उसको स्क्रैच कर दो तो तुरंत से वापस से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक हल्का सा सॉफ्ट सा एक क्या हुआ था, बना था, अभी क्लॉट फॉर्मेशन हुआ था। धीरे धीरे 3-4 दिन बाद देखो तो उसी जगह पे क्या होता जाता है, धीरे धीरे एक सॉलिड फॉर्म है ना, एक सॉलिड हार्ड स्ट्रक्चर क्रिएट होता जाता है। मतलब वही जो क्लॉट था वो धीरे धीरे क्या होगा, हार्ड होता जाएगा। तो ये किसकी वजह से होता है, ये इसकी वजह से होता है, क्या, एक्टिन और मायोसिन के पॉलीमराइजेशन की वजह से। ओके, ये सारी चीजें हो गई। अब एक क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं आपसे पूछती हूँ, आपने एक टर्म सुनी होगी, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज ब्लड सीरम। ब्लड सीरम क्या होती है? आप मुझे कमेंट करके बताना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लड सीरम एंड ब्लड प्लाज्मा। ओके, 3-4 डिफरेंसेस है जिसमें से आपको जो भी पता है इसका डिफरेंस बताना मुझे कमेंट में। ओके, ब्लड सीरम और ब्लड प्लाज्मा क्या होते हैं, दोनों अलग होते हैं। एक नॉर्मल जो बेसिक डिफरेंस है वो तो मैं आपको बता रही हूँ, इसके अलावा जो डिफरेंसेस है वो आप मुझे बताओगे। ओके, सो ब्लड सीरम क्या होता है, जब कोई क्लॉटेड एरिया होता है, आपने देखा होगा चोट लगी, क्लॉट जम गया, फॉर्मेशन हो गया, अब उसके बाद कभी कभार उसमें से जो क्लॉट है उसके बीच में से वाटरी लिक्विड फ्लूइड बाहर आता है, पानी जैसे उसमें से निकल रहा हो उस टाइप से, उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ब्लड सीरम बोलते हैं। ब्लड सीरम क्यों बोलते हैं फ्रेंड्स, ये प्लाज्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वो प्लाज्मा का वो पार्ट है जो क्या हुआ, क्लॉट नहीं हुआ। ओके, ब्लड प्लाज्मा ही तो क्लॉट हुआ है, यहाँ पर अपन जो है खून ही तो एक तरह से जमा है, ये पूरा हमने देखा। ओके, तो ये वो पार्ट है जिसमें से क्या हुआ, ब्लड प्लाज्मा का वो पार्ट जो क्या हुआ, क्लॉट नहीं हुआ। इट मींस ये वाटरी क्यों फ्लूइड होता है, क्योंकि इसके अंदर पहली बात तो क्या, कोई भी कॉर्पसल्स प्रेजेंट नहीं होते, और दूसरा क्या होता है, फाइब्रिनोजन प्रेजेंट नहीं होता। तो फाइब्रिनोजन ही अगर जिसमें प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड में क्लॉट फॉर्मेशन कैसे होगा, सिंपल। सो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ब्लड सीरम बोलते हैं, जो क्या होता है, एक वाटरी फ्लूइड होता है जो बाहर आता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमने विटामिन के का रोल मैंने देख ही दिया, अभी आपको बताया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसिस में। नेचुरल एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं फ्रेंड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिपेरिन बोलते हैं, जो अभी मैंने ऊपर आपको क्या किया था, एक्सप्लेन किया था कि किसलिए होता है, जिससे अनइंजर्ड जो ब्लड वेसल्स है वहां बीच में क्लॉट नहीं हो जाए, नहीं तो ब्लॉकेज आ सकता है। ओके, हिपेरिन को हम एंटी प्रोथ्रोम्बिन भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो लीवर में ही प्रोड्यूस होता है, जो क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने से रोकता है, प्रिवेंट करता है। ओके, नाउ एक दो टर्म्स और वो टर्म्स है फ्रेंड्स, एक होती है थ्रोम्बोसिस। ये मैंने अभी ऑलरेडी जो आपको समझाया था कि क्यों जरूरी है हिपेरिन की प्रेजेंस, बस उसी चीज को मैंने अलग से आपको लिख दिया है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में एक सिंपल क्वेश्चन आता है कि डिफाइन थ्रोम्बोसिस और एक्सप्लेन थ्रोम्बोसिस। वही चीज है कि अगर हमारे ब्लड में हिपेरिन प्रेजेंट ना हो, कोई एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट नहीं प्रेजेंट हो, तो उससे क्या होगा, हमारे ब्लड वेसल्स के बीच में ही क्या होगा, क्लॉटिंग हो जाएगी, ब्लड वेसल्स के बीच में ही क्लॉटिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट अटैक आ सकता है। और स्पेशली अगर ये क्लॉट जो बन गया है, जब ब्लड वेसल के बीच में अगर कोई क्लॉट बनता है, ये तो मैंने एकदम रफ बनाया है, अगर मैं सही से बनाऊं तो अगर इस जगह पे कोई भी क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं थ्रोम्बस। ओके, क्या होता है, व्हेन अ क्लॉट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ब्लड वेसल, सच अ क्लॉट इज कॉल्ड थ्रोम्बस, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। थ्रोम्बोसिस बोलते हैं इसको। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है फ्रेंड्स, ये क्या करेगा, ब्लड फ्लो को यहीं पर रोक देगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, सीवियर प्रॉब्लम्स आ सकती है, बहुत ही क्या हो सकती है, इमरजेंसी, मतलब क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओके, और स्पेशली जब अगर ये ब्लड का क्लॉट फॉर्मेशन, जो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हुआ है, वो कहाँ पर, ब्रेन की किसी वेसल पे हो गया या हार्ट की किसी वेसल पे हो गया, तो सीधे हार्ट अटैक, या फिर क्या हो सकता है, ब्रेन में हो गया तो हेमरेज हो सकता है सीधे। ओके, सो ये वाली प्रॉब्लम्स होती है। अब अनदर नेचुरल एंटीकोएगुलेंट्स भी होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस में हमारे अंदर क्या है, हिपेरिन है, या जिसको हम एंटी प्रोथ्रोम्बिन भी बोलते हैं। वैसे ही लीचेस जो होते हैं, लीच आपको पता है जिसको हिंदी में जोंक कहते हैं। ओके, जो सीधे क्या करते हैं, ब्लड अपना पूरा सक कर लेती है, अगर चिपक जाए हमारी बॉडी पे, अगर आ जाए तो क्या करती है, उसके अंदर होता है हिरुडिन। आपको पता होगा लीच का नाम क्या होता है, हिरुडिन एरिया ही तो कहते हैं। तो उसके अंदर जो एंटीकोएगुलेंट होता है वो होता है हिरुडिन। तो ये इसके अंदर क्या होता है, ये इसके सलाइवा में प्रेजेंट होता है, सलाइवा में प्रेजेंट होता है, जो लीच के अंदर क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं हो जाए,
उसमें हेल्प करता है। ओके, सेम यही चीज़ जैसे हमारी बॉडी में जो हिपेरिन वर्क करता है, वो सेम चीज़ लीचेस के अंदर कौन करता है? हिलुडिन करता है सब्सटेंस। ओके, अब एक और चीज़ होती है फ्रेंड्स, दूसरे एंटीकोएगुलेंट्स भी हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो होते हैं सोडियम और पोटेशियम ऑक्जेलेट्स। सोडियम और पोटेशियम ऑक्जेलेट, सोडियम और पोटेशियम आयंस हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ओके, दूसरे एंटीकोएगुलेंट में इनके ऑक्जेलेट जो फॉर्म होते हैं, ये क्या करते हैं? ये एक्चुअली ये भी एंटीकोएगुलेंट की तरह काम करते हैं, मतलब ब्लड वेसल के अंदर कोएगुलेशन नहीं हो जाए, थ्रोम्बस फॉर्मेशन नहीं हो जाए, उसके लिए काम करते हैं। इसका रीजन क्या है? ये कैल्शियम आयन को प्रेसिपिटेट कर देते हैं। कैल्शियम आयन को प्रेसिपिटेट करना मतलब कैल्शियम आयंस इनएक्टिव हो गए, और कैल्शियम आयंस इनएक्टिव हो गए मतलब क्या होगा? वही सेम चीज जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट ही नहीं होगा, और थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो नेक्स्ट प्रोसेस होगी नहीं, मतलब क्लॉट फॉर्मेशन ही नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, तो सोडियम और पोटेशियम ऑक्जेलेट्स जो होते हैं वो भी दूसरे एंटीकोएगुलेंट्स की तरह क्या करते हैं? रोल प्ले करते हैं। अब ये चीज़ ये मैंने ओनली फ्रेंड्स लिख दी है क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में, बट ये आपको हर बुक में मिल जाएगी, और मैंने सेम वही टेबल मैंने भी किसी बुक से ही बनाई है। ओके, सो टोटल 13 फैक्टर्स होते हैं। मैं एक बार आपको एक्सप्लेन तो क्या मैं एक बार रीड कर देती हूँ। फर्स्ट, जिसके 4-5 फैक्टर्स तो हमने पढ़ लिए अभी इसके अंदर। फर्स्ट होता है फाइब्रिनोजन, सेकंड होता है इसका प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ है कैल्शियम आयंस। इसलिए तो हम कह रहे थे ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स ही तो इन्वॉल्व होते हैं उन सारे किसमें? प्रोथ्रोम्बिन के थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने में, इसलिए ही तो कैल्शियम और ये सब क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट होता है प्रो एक्सिलरी, फिफ्थ होता है। सिक्स्थ है फैक्टर इज हाइपोथेटिकल, मतलब ये हाइपोथेसिस के बेस पर है, कोई भी रियल अभी तक साइंटिस्ट को नहीं लिखा है। ओके, फैक्चुअल नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट होता है SPCA, मतलब सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन एक्सीलरेटर। ओके, देन है AHF, मतलब एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। देन PTC जो है क्रिसमस फैक्टर भी जिसको बोलते हैं, और 10th है स्टुअर्ट फैक्टर जिसके बारे में हमने बात की थी। ओके, PTA नेक्स्ट जिसका है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। देन हेजमेंट फैक्टर, और 13th लास्ट है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ओके फ्रेंड्स, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स ये मैंने जस्ट ऐसे ही टेबल बना दी जिससे एक बार इस चीज़ को हम रिवाइज कर ले, एक बार में हम इसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, बाकी फ्रेंड्स यही था ब्लड क्लॉटिंग एंड कोएगुलेशन का बहुत ही इजी टॉपिक है। बस कुछ स्टेप्स हमें याद रखनी है, और एंजाइम्स का और कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है वो हमें याद रखना है। ओके, सो इफ यू फाइंड एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।